हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूं। पहली बार हमारे मध्य प्रदेश में नियमित शिक्षक भर्ती हो रही है, उससे रिलेटेड बुक्स मैंने अपने फेसबुक पेज @अतुल कुमार शर्मा 09 पर पोस्ट कर दिए हैं, जिन्हें आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। अमेजॉन की लिंक शेयर की है और पोस्ट की है वर्ग 3 की बुक्स और CTET की बुक्स। तो दोस्तों, जो आप कमेंट करते हैं उनसे ही बनता है मेरा अगला वीडियो। तो हमारी जो मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती हो रही है उससे जुड़े बहुत से सवाल आपने मुझसे पूछे हैं और बहुत दिनों से मैं कोई भी शिक्षक भर्ती पर वीडियो भी नहीं लाया था, क्योंकि कोई न्यूज नहीं थी। लेकिन आपके बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिनकी जानकारी आपको होना चाहिए, जो कि आप रिपीट पूछते रहते हैं। वही क्वेश्चन मैं आज अपने वीडियो में शामिल करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप इतने लाइक करते हैं, इतने अच्छे कमेंट करते हैं, जिसमें मेरा हौसला काफ़ी बढ़ जाता है। और कल मैं लाइव भी आया था तो उसमें भी आपके काफ़ी ऐसे सवाल थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे, तो मैंने सोचा उन सभी पर एक वीडियो बना दिया जाए। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं दोस्तों, और पहला क्वेश्चन है, सर रिजल्ट कब तक आएगा। जी, रिजल्ट का मैंने आपको 1-1.5 महीने शायद एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने कहा था कि जो रिजल्ट है वो आचार संहिता में नहीं आएगा, आचार संहिता के बाद आएगा। तो बहुत से जो कुछ भाई बहन थे वो ये कहने लगे कि सर आपको पता नहीं है 1 अप्रैल को जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा वर्ग 1 और वर्ग 2 का। और ऐसे बहुत सारी हमारे पास जानकारी आ रही है। उन्होंने बहुत सारी लिंक भी मेरे पास शेयर की और कहा कि आचार संहिता में भी ये आ सकता है। तो मैंने कहा था कि डेफिनेटली आ सकता है, और यदि आचार संहिता में आपका कोई भी रिजल्ट आता है वर्ग 1 का हो या वर्ग 2 का, डेफिनेटली मैं उसकी न्यूज लाऊंगा। लेकिन जैसे हम पर्पस एग्जामिनेशन बोर्ड की कार्य प्रणाली देखें तो आचार संहिता में वो कोई भी रिजल्ट घोषित नहीं करता है। कोई भी नई भर्ती चल रही हो तो उसके फॉर्म जरूर फिल करा लेगा, लेकिन यदि कोई भर्ती के एग्जाम हो चुके हैं और उनका रिजल्ट घोषित करना हो तो कभी भी वो आपके आचार संहिता में घोषित नहीं करता है। बहुत से भाई बहनों ने कहा कि सर जैसे कि IAS का भी एग्जाम रिजल्ट है वो घोषित हो चुका है और बहुत सारी वैकेंसी भी निकल रही, तो क्या मध्य प्रदेश अलग से है जहां पर आचार संहिता लागू हुई है। मध्य प्रदेश की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा पर्पस एग्जामिनेशन बोर्ड ने, क्योंकि एग्जाम तो उन्होंने ही लिए हैं। तो आचार संहिता में वो कभी भी कोई रिजल्ट घोषित नहीं करते हैं, उनकी कार्य प्रणाली। हालांकि उनके पास पावर है कि आचार संहिता में वो रिजल्ट घोषित कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। यही उनकी कार्य प्रणाली है। तो इसी को आधार लेकर मैंने करीबन 1 महीने पहले ये आपको बताया था कि जो आपका रिजल्ट आएगा वो चुनाव के बाद आएगा। तो कुछ भाई बहन नाराज भी हुए थे उस टाइम पे और ये कहा था कि 1 अप्रैल को हमारा रिजल्ट आने वाला है, सर आपको जानकारी नहीं है। तो बहरहाल 1 अप्रैल तो अब आपकी निकल चुकी है, और फिर भी मैं वही कहूँगा कि आचार संहिता के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। तो उसकी आप टेंशन न लें, रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। तो अभी 1-1.5 महीने का और इंतजार हम कर लें। जब इतना किया है तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा और पॉजिटिव ही आएगा। इसके अलावा एक और था, सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वेरिफिकेशन के समय। ये आपके जो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी वो हुई आपके रिजल्ट आने के बाद। तो रिजल्ट आने के बाद की ये प्रक्रिया है और इस पर भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाए थे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और बहरहाल आप भी समझ सकते हो कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे कि आपने जब फॉर्म फिल किया था, जो आपसे योग्यता मांगी गई थी उस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ, 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए आपको, इंटर की मार्कशीट चाहिए, वर्ग 2 वालों के लिए ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए, और वर्ग 1 के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए। साथ में आपके पास वर्ग 2 की बात करें तो DED या BEd या DLED में से एक कोई होना चाहिए, है ना। और उसके अलावा हम बात करें आपके वर्ग 1 की, तो वहाँ पर BEd ही मान था, तो BEd आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको रिजर्वेशन का फायदा चाहिए, तो फिर रिजर्वेशन के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए। जाति प्रमाण पत्र में बहुत से भाई कहना है कि सर ऑनलाइन वाला चाहिए कि ऑफलाइन वाला चाहिए। अभी दोनों ही मान है, लेकिन आगे जाकर ऑनलाइन वाला मान होगा। तो हो सके तो अभी समय है, आप चाहें तो ऑनलाइन वाला बनवा सकते हैं। आराम से आपका 1 दिन में वो एप्लीकेशन अप्लाई हो जाती है और सब काम बहुत जल्दी हो जाता है। ऑनलाइन ऑफलाइन में टाइम लगता था, ऑनलाइन में कम टाइम लगता है। तो हो सके तो बनवा लें, लेकिन इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मान्य हैं। अब इसके अलावा आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो जरूरी है, क्योंकि 25% रिजर्वेशन रहेगा हमारे अतिथि शिक्षकों के लिए। तो वो कब मिलेगा, जब आपके 200 दिन पूरे हों, 3 सत्र पूरे हों। तो उसका जो अनुभव प्रमाण पत्र वो भी आपको ऑनलाइन निकलवाना पड़ेगा, तो वो अपने पास आप रख लें बनवा के। इसके अलावा आप हैंडीकैप हैं तो हैंडीकैप का रिजर्वेशन भी तभी मिलेगा जब आपके पास वो सर्टिफिकेट होगा 40% या उससे अधिक आपके पास है, तो तभी आपको इसका लाभ मिल सकता है। यानी कि 40% आपके पास हैंडीकैप का जो है सर्टिफिकेट, तो आपको डेफिनेटली उसका लाभ मिलेगा। ये भी आप ऑनलाइन बनने लगे हैं।
ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही। तो ऑफलाइन वाला भी है वो भी चल जाएगा, लेकिन ऑनलाइन वाला बनवा सके तो आराम से आप बनवा सकते हैं। साथ में आपने कहा कि रोजगार पंजीयन जो था वो वर्ग 1 में मांगा गया था शुरू में फॉर्म फिर विलुप्त कर दिया है। क्यों कर दिया गया कि बहुत से लोगों के पास ऑनलाइन रोजगार पंजीयन नहीं थे उस समय, तो उसके जो था उसे विलुप्त कर दिए गए। तो इसका भी आपको ऐसा नहीं है कि आपके पास होना चाहिए रोजगार पंजीयन, लेकिन फिर भी आप बनवा सकते हैं। 10 मिनट में आपका ऑनलाइन बन जाएगा। आप जैसे ही अप्लाई करोगे और पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, जो आप ऑनलाइन जाओगे जिसकी भी केस के पास, वो आराम से आपको दे देगा। तो आप चाहो तो बनवा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ऑनलाइन ही तो अप्लाई करना है। तो ये सब चीजें डॉक्यूमेंट होते हैं ऑनलाइन बनने लगे। इससे ये सुविधा होती है कि बहुत जल्दी डॉक्यूमेंट बन जाते हैं और आपको वेरिफिकेशन के समय यदि मांगे जाते हैं तो आपके पास ऑनलाइन वाले हैं। साथ में ये पूछा जाता है कि सर मैरिज सर्टिफिकेट बनवाएं कि नहीं बनवाएं। तो जिनकी मध्य प्रदेश में शादी हुई है जिन महिलाओं को, उनका तो रिजर्वेशन पहले से ही, क्योंकि वो मध्य प्रदेश की ही हैं। जो बाहर से मध्य प्रदेश आए तो उनका मूल निवासी अब क्या कहलाएगा, मध्य प्रदेश कहलाएगा। तो उनको वो मांग सकते हैं कि आप जब यूपी से या राजस्थान से या जहां भी थे वहां के आप मूल निवासी थे, लेकिन आपकी शादी मध्य प्रदेश में हुई है, तो अब आप यहाँ के मूल निवासी कहलाएंगे। तो उस हिसाब से मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लें तो वो भी आराम से बन जाता है। आपका जो निमंत्रण कार्ड होता है उसकी कॉपी लगाकर वो 1 या 2 दिन में आराम से बनवाया जा सकता है। इसके साथ साथ आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। तो आधार कार्ड तो सभी के पास है, उसमें कुछ विसंगतियां रह गई तो उसे अपडेट करा लें। यदि नहीं भी होती हैं अपडेट तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन सब प्रोसेस में जो भी आपकी कमी रह जाएगी डॉक्यूमेंट में, उससे आपकी ज्वाइनिंग पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इसे आप ध्यान रखें। यदि आप कट ऑफ में आ चुके हो और मान लो कोई डॉक्यूमेंट में कमी रह जाती है, जैसे कि बहुत से भाई बहन कहते हैं सर हमारे 10th क्लास में जो बीच का मिडिल नेम है वो अलग था और हमारे इंटर में जो है वो एक साथ नेम लिख दिया, मान सर नेम और हमारा मेन नेम, तो कुछ दिक्कत आई। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका आधार कार्ड है। और इसके अलावा यदि आप में कोई कमी रह जाए डॉक्यूमेंट में तो आप अपना क्या कर सकते हैं, एक एफिडेविट बनवा के लगवा सकते हैं, वो भी मान्य होगा। ठीक है। तो इसके अलावा आप क्या है कि गैप रह गया, जैसे मान लो हमने बीच में कोई गैप ले लिया, जैसे फर्स्ट ईयर हमने की, फिर सेकेंड ईयर हम करने जा रहे थे, उससे पहले हमने डीएड में हमारा सिलेक्शन हो गया तो हम डीएड करने चले गए। जब डीएड कंप्लीट हुआ 2 साल में तो फिर हमने सेकेंड ईयर का फॉर्म फिल किया, तो ये भी आप ले सकते हैं। या बीच में हमने 1 साल कोई एग्जाम ही नहीं दिया, 1 साल का गैप हो गया, 2 साल का गैप हो गया, तो जो गैप सर्टिफिकेट है वो भी आप एफिडेविट बनवा के लगवा सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। अब इसमें एक और बात चल रही थी कि सर डिग्री चाहिए या फिर मार्कशीट से ही काम चल जाए। 2011 की बात करें, मार्कशीट से काम चल गया था और अभी ऐसा है कि बहुत से राज्यों में ये मांगा गया था कि डिग्री, लेकिन हम मध्य प्रदेश की बात करें क्योंकि मेन तो हमारा यही है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है, एमपी एजुकेशन बोर्ड है, तो वहाँ पर आपकी अभी मार्कशीट भी मान्य है और आपकी डिग्री भी मान्य है। डिग्री के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 15 से लेके और 1-1.5 महीने तक का समय लग सकता है, 2 महीने तक का समय लग सकता है आपके डिग्री लेने में। और डिप्लोमा है उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि डिग्री भी आपकी मान्य है और मार्कशीट भी मान्य है। यदि आप कट ऑफ में आ गए तो मार्कशीट से भी आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, तो बिल्कुल भी चिंता या टेंशन की आवश्यकता नहीं है। आराम से आप बनवा सकें तो डेफिनेटली इस चीज को बनवा सकते हैं, लेकिन यहां पर आप टेंशन में ना आए कि भाई हमें तो डिग्री चाहिए, भाई हमें तो डिप्लोमा चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी मार्कशीट भी वही काम करेंगी जो आपकी डिग्री और डिप्लोमा करती है। हालांकि आपके पास डिग्री है तो एक आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अगर मुझसे डिग्री मांगी गई तो मैं डेफिनेटली बता दूंगा। लेकिन यदि मान लो डिग्री मांगी भी जाती है तो उसमें आपको समय दिया जाएगा, तो बिल्कुल भी टेंशन न रहे क्योंकि जो काउंसलिंग होगी वो 1 महीने चलती है। 1 महीने की प्रोसेस में आप ले सकते हो। और यदि आपके पास मार्कशीट है और उस समय डिग्री मांग ली जाती है तो भी आप एफिडेविट में लिख सकते हो कि हमने डिग्री के लिए अप्लाई कर दिया है, उनका प्रोसीजर है और उसमें कम से कम 15 से लेके 1 महीने या 1.5 महीने का जो भी उन्होंने समय लिया है वो तो लगेगा। तो इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं होगा, है ना, क्योंकि आपने तो वो मार्कशीट कंप्लीट की है। तो और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि जिससे कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन में ना आए, चिंता में ना आए। मार्कशीट है वो मान्य है 100%। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन में ना आए। इसके अलावा आपके पूरा हो गया क्योंकि मूल निवासी है तो मूल निवासी आप डिजिटल बनवा सकते हैं चाहे तो, और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मान्य। प्रमाण पत्र जो है वो ऑफलाइन भी वाले भी मान्य है, ऑनलाइन वाले भी मान्य। ऑनलाइन प्रमाण पत्र जल्दी बन जाते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है, मन में कंफ्यूजन आता है कि नहीं नहीं हमारे पास ऑनलाइन होना चाहिए, तो एक दिन आप जाओगे तो आपका चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, आपका मूल निवासी हो, आपका हैंडीकैप प्रमाण पत्र हो या आपका रोजगार पंजीयन हो, ये सब ऑनलाइन आजकल मिलने लगे हैं। तो सिर्फ आपको अप्लाई करना
करना है, वो बहुत जल्दी प्रोसीजर है, तो ये ऑनलाइन बहुत जल्दी काम हो जाता है। तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक हो सके डिग्री या डिप्लोमा के लिए आवेदन करना हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, क्योंकि समय है। और यदि नहीं भी करना हो तो मार्कशीट से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। बिल्कुल भी चिंता ना करें इस बात की, ठीक है, कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके अलावा आपने एक और पूछा है कि सर पोस्ट बढ़ सकती हैं क्या? तो डेफिनेटली पोस्ट बढ़ेंगी, क्योंकि सर्वे किया गया था वो करीबन 1-1.5 साल पुराना था, और जो नया अपडेशन किया गया जो 10 अप्रैल तक का था तो उसका। और बहुत से भाई बहन कहते हैं कि सर 10 अप्रैल का जो सर्वे हुआ था उसकी जो पोस्टें हैं वो तो ओपन की नहीं। तो बिल्कुल भी नहीं की। क्योंकि नहीं की? एक तो आपकी आचार संहिता है तो उसका इफेक्ट है। दूसरा क्या है कि उन्हें ओपन करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाएगा उसके बाद ही ये सब चीजें काम करेंगे कि कहां पर कितनी पोस्टें हैं, किस सब्जेक्ट से कितनी पोस्टें हैं, कितनी हमारे रिजर्वेशन में, कितनी ओपन पोस्टें हैं। तो ये सब कब मालूम पड़ेगा? जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने से पहले यदि ओपन भी हो जाती है तो कोई लाभ नहीं है। लाभ कुछ लोगों को हो जाएगा, क्योंकि फिर कट ऑफ उस हिसाब से बनने लगेगी, लेकिन वो भी कट ऑफ भी आपको एक टेंशन ही दे जाएगी कि अभी आपको लग रहा होगा कि हम कट ऑफ में आ गए और फिर किसी ने कह दिया कि आप नहीं आए, तो एक टेंशन ही आपके ऊपर क्रिएट हो गया। जबकि आपका काम क्या था? एग्जाम देना और रिजल्ट का इंतजार करना, और कट ऑफ है, रिजल्ट है, ये सब आपके हाथ की बातें नहीं है, क्योंकि इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते। जितना कट ऑफ जाना उतना जाना ही है। चाहे आप टेंशन करो तब भी उतना जाना है, और चाहे आप टेंशन ना करो तब भी उतना जाना है। तो इस हिसाब से, तो मेरे हिसाब से जो आचार संहिता हटेगी उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जितनी भी सर्वे हुई है 10 अप्रैल तक, उसकी आपकी जितनी भी वैकेंसी है वो डेफिनेटली डाटा ऑनलाइन आ जाएगा। एमपी ऑनलाइन पे दिख जाएगा या एमपी एजुकेशन पोर्टल पे दिख जाएगा। तो मैं उसकी सूचना आपके पास लाऊंगा ही। तो डेफिनेटली आपके जो पोस्ट हैं वो बढ़नी है। इसके अलावा सर नंबर कम भी हो सकते हैं। जी हाँ, नंबर कम हो सकते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था। नंबर कम होने के चांसेस कैसे होते हैं मैं आपको बता दूं कि जैसे आपके 4 ऑप्शन थे उस समय, उसमें ए ऑप्शन सही था, बी ऑप्शन सही था, सी ऑप्शन सही था, डी ऑप्शन सही था, ठीक है। चारों में से एक ऑप्शन तो कोई सही होगा ही। अब आपने वहां पर लगा दिया बी सही, और बी ऑप्शन था गलत, लेकिन उस समय आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे थे, कंप्यूटर के डिफॉल्ट की वजह से उसने वो सही मान लिया कि बी आपका सही है, जबकि वो उस समय सही नहीं था। तो उसका एक नंबर आपको उस समय जुड़ गया। लेकिन जब आपका करेक्शन किया गया, जो कि आपकी फाइनल आंसर शीट आएगी, तो बी की जगह मान लो उसमें सी सही था, तो बी का जो आपको एक नंबर एक्स्ट्रा मिल गया था वो आपसे हटा दिया जाएगा, और जिसका सही था उसका एक नंबर कट गया था, उसके में एक नंबर जुड़ जाएगा। तो बहुतों के तो यहाँ पर नंबर बढ़ेंगे और बहुत से लोगों के घट जाएंगे, क्योंकि वो ऑप्शन था वो सी सही था, लेकिन कंप्यूटर की डिफॉल्ट की वजह से वो बी मान लिया गया। तो टेक्निकल फॉल्ट हो जाती है। इसके अलावा आपके नंबर बढ़ेंगे। नंबर बढ़ने के चांसेस कैसे हैं मैं आपको बताऊं कि चारों ही ऑप्शन गलत हैं आपके, ठीक है। ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन आपके गलत हैं, तो चारों ही ऑप्शन के आपको एक नंबर नहीं दिया जाएगा। इसका प्रोसीजर क्या होता है, जैसे आपके 95 नंबर आए 150 में से, और मान लो 2 क्वेश्चन गलत चलेगा जिनके चारों ही ऑप्शन गलत थे, तो फिर 148 में से परसेंटेज निकाला जाएगा कि 150 में से 95 नंबर आए थे, तो 148 में से कितने आएंगे, तो वहां पर पॉइंटों में आपके नंबर बढ़ जाते हैं। और नॉर्मलाइजेशन होता है तो उसमें आपके नंबर बढ़ने हैं कि आपका जो एग्जाम है वो उसका स्तर कठिन था, दूसरे एग्जाम थे उनका स्तर सरल था, तो उस हिसाब से आपके नंबर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर नंबर बढ़ने के चांसेस ज्यादा है घटने की अपेक्षा, क्योंकि यदि आपके 1-2 नंबर घट भी गए और 3-4 नंबर बढ़ भी गए, मान लो 2 नंबर आपके घट रहे हैं और 6 नंबर बढ़ रहे हैं, तब भी आपको 4 नंबर का फायदा है। तो नंबर हमेशा बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो डेफिनेटली नंबर इस हिसाब से घट सकते हैं, लेकिन अधिकतर तो आपके बढ़ेंगे। और इसके अलावा मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो आपने कहा कि सर वर्ग 3 की जॉब कब तक आएगी? तो वही है कि वर्ग 3 की जॉब आपकी आचार संहिता के बाद ही निकलेगी। तो अभी से यदि आप तैयारी कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बुक्स बताई दी हैं, और इसके अलावा आप 5th से लेकर 8th तक का मैथमेटिक्स हो, चाहे हम पर्यावरण की बात करें, और चाहे फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, बाल विकास तो आपका है ही, तो वो भी आप डेफिनेटली पढ़ते चलें, क्योंकि आप उससे अभी कनेक्टेड है। तो डेफिनेटली उसे आप पढ़ते चलेंगे रेगुलर, तो आपको लाभ दे जाएगा। तो ये आप तैयारी करते रहें, और जो आपका कॉम्पिटिशन किस हिसाब से होना है, किस बेसिस पे होना है, 2011 के जो पेपर्स कैसे थे, वो सब मैंने आपको जो बुक सजेस्ट की है मेरे फेसबुक पेज पर, उस पर आपको पूरा मिल जाएगा। यानी कि फेसबुक पेज है मेरा @अतुल कुमार शर्मा 09, उस पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। वो मैंने 2-3 बुक्स शेयर की हैं, तो उनमें से एक तो आपको बैली की मंगानी है और 2 और हैं, विद्या प्रकाशन की एक और है। तो उनमें से कोई भी आप मंगाते हो तो डेफिनेटली आपको लाभ मिल ही जाएगा। इसके अलावा
सर वर्ग 3 में भी बीएड वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं का? जी हाँ, इस बार नियम बदल दिया। 2011 की बात करें तो उस समय 2010 का कोई नियम था जिसके अंतर्गत बीएड वाले वर्ग 3 में फॉर्म फिल नहीं कर सकते, उसमें संशोधन किया गया था और इसकी मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग भी लगाई थी कि बीएड वाले वर्ग 3 का फॉर्म फिल कर पाएंगे। इस बार एक ब्रिज कोर्स होगा, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स होता है जो आपकी ज्वाइनिंग के 2 साल के अंतर्गत आपको करना होगा, तो वो आगे की प्रक्रिया है। हालांकि ये बता दिया गया और न्यूज़पेपर में भी आया था, दैनिक भास्कर में आया था कि आपका जो है बीएड वाले भी वर्ग 3 के फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप कर ही पाओगे। इसके अलावा सर वर्ग 3 में प्रथम भाषा द्वितीय भाषा ले सकते हैं, डेफिनेटली आप ले सकते हैं। प्रथम भाषा द्वितीय भाषा में आपके वही 4 ऑप्शन रहेंगे आपके, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, और इनमें से आपको एक भाषा फर्स्ट में लेनी है और एक भाषा सेकंड में, तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं अपनी मनपसंद की भाषा। इसके अलावा सर साइंस की पोस्ट और सोशल साइंस की पोस्ट नहीं है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि जो भी आपके एग्जाम हुए हैं उसमें सोशल साइंस की बात करें या फिर साइंस की बात करें, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, उनकी पोस्टें होंगी तभी उनकी वैकेंसी निकाली गई है, तभी उनसे आपको शामिल किया गया उस एग्जाम में। वो सब्जेक्ट जो भी एग्जाम में सब्जेक्ट शामिल हुए हैं वो वही हुए हैं जो कि आपके इस एग्जाम के द्वारा भरे जाने हैं, यानी कि पोस्टें यदि खाली नहीं होती तो वो फिर आपके सब्जेक्ट वो शामिल ही नहीं करते एग्जाम में। तो वो जितने भी सब्जेक्ट आपके शामिल है एग्जाम में उन सब की पोस्टें, ये हो सकता है कि किसी की कम है किसी की ज्यादा है, लेकिन पोस्टें जरूर हैं। इसके अलावा आपने लिखा है कि सर कट ऑफ का वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं? तो ये बहुत बार मुझसे पूछा जाता है कि सर आप कट ऑफ क्यों नहीं लेके आते हैं, आप हमें कट ऑफ बताएं। दोस्तों हुआ क्या कि जैसे आपके वर्ग 1 के एग्जाम हुए उससे पहले कट ऑफ आ चुकी थी और मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि वर्ग 1 का जो है कंपटीशन टफ जाना है, क्योंकि राजपत्र जो पद था वो उसके लिए कंपटीशन आप देने जा रहे थे, तो उस हिसाब से जो कट ऑफ आ गई थी वो आपके करीबन 120 नंबर 130 नंबर ऐसे आई थी। और मैंने ये कहा था कि ये कट ऑफ कैसे निकाल दी, किस बेसिस पर निकाल दी, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ अलग आएगी। कुछ दिन बाद सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी आ गई कि भाई हिंदी की इतनी जाएगी, इंग्लिश की इतनी जाएगी, संस्कृत की इतनी जाएगी। तो उसका बेस यही था कि विभिन्न राज्यों में कॉम्पिटिशन होते हैं। 2011 में कॉम्पिटिशन हुआ था और पोस्टें तो डेफिनेटली पता नहीं थी। ये तो मालूम है कि 20,000 टोटल पोस्टें हैं, लेकिन किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्टें ये मालूम नहीं था। तो उस हिसाब से क्या हुआ कि जो भी एग्जाम देने गए उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ा। तो वहां पर मैंने ये कहा कि आपको प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। कट ऑफ में भले ही आपको 130 बताया जा रहा हो, लेकिन हो सकता है कि आप 100 नंबर लाए हो और आपको रिजर्वेशन का लाभ हो, शिक्षक हो, आप गेस्ट टीचर हो, तो उसका लाभ मिलकर आपका हो जाए। तो ये कट ऑफ फाइनल नहीं है। फाइनल कट ऑफ क्या होगी जो कि हमारे रिजल्ट के बाद आएगी, या फिर आपकी जो मार्कशीट में होती है उसमें भी आ जाती है कट ऑफ। क्योंकि मैं 2011 की बात करूं तो मार्कशीट में बिल्कुल कट ऑफ बताई गई थी आपकी कि आपकी ओपन में कितनी है और आपको रिजर्वेशन मिला उसमें कितनी है। तो उस हिसाब से आपकी जो मार्कशीट आएगी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में, जो अभी सर्वे हुआ है उसमें भी आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। क्योंकि जितना भी सर्वे हुआ है वो डाटा तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पर पहुंच चुका है, उसी के आधार पर वो आपको कट ऑफ भी बता देंगे कि आपकी जनरल में कितनी है और आपकी जो रिजर्वेशन मिला हुआ है उसमें कितनी है ना। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, 2011 की आप किसी की भी मार्कशीट देखेंगे तो उसमें आपको कट ऑफ मिल जाएगी कि ओपन में उसके नंबर कितने थे और रिजर्वेशन में कितनी थी। ये 2011 में था, तो वही पैटर्न अभी अपनाया जा रहा है। तो डेफिनेटली कट ऑफ आपको उसमें देखने को मिल जाएगी मार्कशीट में, ठीक है। अब इसके अलावा वर्ग 2 के एग्जाम हुए तो उसमें भी कट ऑफ निकाल दी गई दोस्तों। और इसमें चक्कर में हुआ ऐसा कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक कटिंग भेजी कि देख ये होता है कट ऑफ का असर, कि एक महिला थी उन्होंने के कट ऑफ देखी होगी तो उससे 5 नंबर उनके कम रह गए और उन्होंने कुछ गलत कदम ले लिया। अब आप मान लो कि उनके जो भी 5 नंबर कम रह गए उसके चलते उनकी हो सकते कि आप जैसे ही उनका रिजल्ट घुसे तो उनकी जॉब लग जाए, लेकिन अब तो वो इस दुनिया में ही नहीं है। तो फिर उनकी वो कट ऑफ से कितना गलत असर गया। तो मेरी अंतरात्मा जो है उसने गवाही नहीं दी कि मैं कट ऑफ लाऊं, किसी का भी नुकसान। अभी 7 दिन पहले एक हमारे सीपी गई थे, उस भाई का नाम भी आया, उन्होंने भी गलत कदम ले लिया क्योंकि बहुत दिनों से वो कट ऑफ के चक्कर में परेशान थे। क्योंकि एक तो आपके क्या हुआ कि जैसे ही आपने ऑनलाइन एग्जाम दिए उस समय नंबर बता दिए गए, जिससे कि बहुत से लोगों को तो लाभ मिला कि उन्हें पता पड़ गया कि हमारे नंबर कितने हैं। लेकिन अधिकतर ऐसे लोग हैं जो कि मायूस हो गए। बहुत से लोग ऐसे थे जो कि मायूसी के चलते और कट ऑफ देख देख कर इतने डिप्रेशन में चले गए कि उन्होंने गलत कदम उठा लिया। तो सीपी का भी एक अखबार में आया था कि उन्होंने गलत कदम उठा लिया, तो मुझे काफी दुख हुआ। तो वहां पर मेरी अंतरात्मा गवाही नहीं देती है कि मैं ऐसे कोई वीडियो लाऊं।
क्योंकि वीडियो पर व्यू तो हाई मिलेंगे। कट ऑफ पे जितनी भी कट ऑफ पर वीडियो गए हैं ना, उन्हें आप देखोगे तो 50,000 से लेकर 60,000 तक व्यू मिले हैं उन्हें, और उसी हिसाब से सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते हैं। कम से कम 1,000 से 2,000 सब्सक्राइबर पर वीडियो बढ़ते हैं और पर वीडियो व्यू भी ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन मेरी अंतरात्मा बिल्कुल भी गवाही नहीं देती है कि मैं ऐसी कोई वीडियो लाऊं जिससे कि किसी का नुकसान हो जाए और वो हो जाए, क्योंकि जिस बहन ने भी गलत कदम उठाया, जिस भाई ने भी गलत कदम उठाया, तो मैं वहाँ पर ये है कि वो मेरे वीडियो की वजह से ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, मैं आपको एक कारण बता दूं, क्योंकि मेरे वीडियो पूरी भी कोई भी कट ऑफ पर थे ही नहीं, सिर्फ कट ऑफ के विरोध में थे मेरे वीडियो। और मैं ये कहता रहा कि ये कट ऑफ फाइनल नहीं है, इसमें आप जो कट ऑफ बताया जा रहा है उसमें आप आ भी गए तब भी श्योरिटी नहीं है कि आपके जॉब मिल जाएगी। और मान लो जो कट ऑफ बताया जा रहा है उसमें आप नहीं भी आए तो ये भी फाइनल नहीं है कि आपकी जॉब नहीं लगेगी। तो इस हिसाब से मैं कट ऑफ नहीं ला पाया, क्योंकि मेरी अंतरात्मा नहीं गवाही देती है दोस्तों। एक तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि परिवार के सदस्य हैं, तो कहने के लिए मैं नहीं कहता हूं, मैं वाकई में मानता हूं कि आप मेरे सब परिवार के सदस्य हो और आपका नुकसान मेरा नुकसान है। तो मेरी अंतरात्मा बिल्कुल भी गवाही नहीं देती है। अभी हमें क्या करना है कि जैसे वर्ग 1 वर्ग 2 में जो भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, अच्छे नंबर आए बुरे नंबर आए, उसका असर वर्ग 3 पर नहीं पड़ने देना है। वर्ग 3 की तैयारी आपको फ्रेश माइंड से करनी है। आप ये सोच के चलें कि वर्ग 1 वर्ग 2 में जो हुआ उसे में हम जो भी सुधार कर सकेंगे, ऐसा कैसे हुआ, उस सुधार को लेकर हम वर्ग 3 में जाएंगे और वर्ग 3 में हम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। क्योंकि अभी हमारे पास समय है, यहाँ से अभी जो समय है उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिल होंगे, एग्जाम होंगे, काफी समय है। तो यदि हम अपना थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहें, अपना 100% दें, तो डेफिनेटली वो सीट जो है वो क्रैक आप कर सकते हो, है ना। तो जहाँ तक कट ऑफ है, बहुत से लोगों ने बहुत अच्छी भी बनाई है, बहुत जिससे आपको लाभ भी मिल सकता है, नुकसान भी हो सकता है। कुल मिलाकर मेरा ये है कि कट ऑफ के समर्थन में मैं था नहीं, हूँ नहीं। और बहुत से भाई बहन कहते हैं कि सर आप कट ऑफ बनाए, हमें विश्वास है, लेकिन आपके विश्वास को मैं नहीं तोड़ सकता, क्योंकि कोई आधार नहीं है। अभी तक ये पता नहीं चला है कि किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी है। अंदाज से तो आप कुछ भी कह सकते हो। तो उस हिसाब से मैं कट ऑफ नहीं लाया, क्योंकि मेरे भाई बहनों का नुकसान हो, वो चीज़ मुझे करनी ही क्यों है। और मेरे चैनल का उद्देश्य व्यू कमाना नहीं है, इसलिए मैं ऐसे वीडियो लाता हूं जिस पर व्यू कम से कम आए। जैसे कि आप देख रहे हुए, पिछले मैं मोटिवेशनल वीडियो ला रहा हूं तो उस पर व्यू कितने आ रहे हैं, 100 व्यू आएंगे, 200 आएंगे, 500 आएंगे, 800 आएंगे। और कट ऑफ पर वीडियो लाता तो कितने आते, 50,000, 60,000, 70,000 ऐसे व्यू आते हैं ना। तो मैं कौन से वीडियो ला रहा हूं जो कि 500, 600, लेकिन आप उन वीडियो को देखोगे ना तो उसमें आपको तर्क मिल जाएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और कुछ ना कुछ उससे आपको 100% लाभ मिल जाएगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है यदि आप वो वीडियो को देखोगे। हालांकि उन पे आपको व्यू नहीं मिलेंगे, व्यू आपको 500 से 1000 के बीच में ही मिलने हैं, वो मुझे भी पता है। लेकिन मैं व्यू या सब्सक्राइबर के पीछे चैनल नहीं चला रहा हूं। मैं सिर्फ एक मकसद है कि जो मेरा वीडियो देख रहा है, यानी कि भाई आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको एक ज्वाइनिंग मिल जाए। मेरा ये मकसद पूरा हो गया, और ये मकसद उस मकसद से कहीं ज्यादा बड़ा है। जहां पर व्यू या सब्सक्राइबर के लिए वीडियो बनाए जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा बड़ा ये मकसद है कि आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उसे एक ज्वाइनिंग मिल जाए। तो भाई वर्ग 1 और वर्ग 2 की चिंता अब आपको छोड़नी है और वर्ग 3 में लग जाना है, और 100% आपको ज्वाइनिंग मिलनी है। मैं 100% दावे से कह सकता हूं कि आपके अंदर वो आग है, जज्बा है, जुनून है। यदि आपने उसे अभी से सही डायरेक्शन दे दिया, सही लगा दिया, तो 100% आपको ये जॉब मिलनी है। कोई भी नहीं रोक सकता, ना कोई कट ऑफ रोक सकती है और ना कोई रिजर्वेशन रोक सकता है। यदि आपने पढ़ाई कर ली और अच्छा स्कोर कर लिया तो कौन रोक पाएगा। 100% आपको जॉब मिलेगी। तो ये वीडियो ऐसा ही था। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियो में अक्सर लाता रहता हूं। आपने इसे इतना समय दिया उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।